नमस्कार दोस्तों। मनु भंडारी के लिखे उपन्यास स्वामी में आइए मिनी के साथ आगे बढ़ते हैं। मिनी की बनाई हुई मालाओं और खुशामद ने माँ का गुस्सा तो शांत कर दिया, पर वह प्रसंग शांत न हो सका जिस पर वो नाराज हुई थी। कोई न कोई बहाना बनाकर वे मामा के इर्द गिर्द घूमती रहती और उनका अनवरत भाषण चालू रहता। पिछले 2 साल से कम 1 दर्जन लड़के बताए हैं इसकी बुआ ने, पर तुम्हारी नाक के नीचे ही नहीं टिकता कोई। किताब में डूबे मामा हाँ हूँ करते रहे, लेकिन यह लड़का छोड़ने जैसा नहीं है। घर का सबसे बड़ा लड़का है। मिनी बड़ी बहू बनकर रहेगी, छोटी बनकर तो यह रह नहीं सकती। ठीक है, माँ सौतेली है, पर उससे क्या, सारा घर तो उसकी कमाई से चलता है। सो करता भी वही, भरता भी वही। फिर सुना है सीधा और सहनशील इतना कि जहर भी पचा जाए, तो बस फिर जहर ही पचाए। मिनी का क्या करेगा। माँ एकदम भड़क पड़ती। ममता में इतना अंधा मत हो भैया, अपनी लड़की का ये भी न दिखे। इसका मिजाज नहीं देखा, इसकी जुबान नहीं सुनी, देखी सुनी, एकदम अपनी माँ पर गई है। माँ के सब्र का बांध टूट जाता। जो तुम लोगों की समझ में आता है करो, मैं बेकार ही पागलों की तरह रोज बक बक करने आ जाती हूँ। दोपहर से ही आसमान पर बादल छाए हुए थे और हर समय लग रहा था कि बस पानी बरसना ही है, लेकिन शाम तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। मैंने 3 बार पहले भी छत पर जाकर बादलों का रुख दिखाई थी। हर क्षण लगा कि किसी क्षण भी बारिश हो सकती है, और होगी तो ऐसी वैसी नहीं, एकदम आसमान ही फट पड़ेगा। इस बार भी आसार वैसे ही थे, पर मिनी नीचे उतरी तो निश्चय करके कि जल्दी से वो एक चक्कर बगीचे में लगा कर ही आएगी। पहले ही निकल गई होती तब तक लौट भी आती, थोड़े से फूल भी तोड़ लाएगी। उसने जल्दी से अपने खुले बालों पर 2-3 कंघे मारे, फिर हथेली को लपेटकर एक ढीला सा जोड़ा बनाया, साड़ी को इधर उधर से ठीक किया और बरामदे में आई तो गिरी ने टोका, ये क्या, तू ऐसे में बाहर निकल रही है, देखती नहीं सिर पर कैसी घटा छाई हुई है। सो तो दोपहर से छाई हुई है, एक बूंद पानी तक तो बरसा नहीं है अभी तक। बादल तो झूठ मूठ डरा रहे हैं, और मैं वहाँ ठहरूंगी नहीं, जल्दी से थोड़े से फूल लेकर आ जाऊंगी, लापरवाही से मिनी ने कहा और आगे बढ़ गई। बादलों का कोई भरोसा नहीं, भीग गई तो सिर का ये बोझा 2 दिन तक नहीं सूखेगा, बीमार पड़ेगी सो अलग। नहीं भीगूंगी। और वह दरवाजे से बाहर हो गई। मिनी और माँ का कहना मान ले, भुनभुनाते हुए गिरी अपने काम में लग गई। तेज तेज कदम रखते हुए मिनी नाला पार करके बगीचे में आ गई। उसने जल्दी जल्दी फूल तोड़ने शुरू किए। फूलों को आंचल की बनाई झोली में डालती जा रही थी और रह रहकर आसमान देख लेती थी। तभी अचानक बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। 2-3 मिनट तो वो बूंदों के बीच भी फूल तोड़ती रही, पर जब बारिश का जोर बढ़ गया तो दौड़कर मालियों के छप्पड़ के नीचे खड़ी हो गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। आसमान का घना काला रंग मिनी की अपनी आंखों में उतर आया। ऐसे में वो घर कैसे जाएगी। वो जानती है उसके घने लंबे बाल एक बार यदि गीले हो जाए तो आसानी से सूखते नहीं, और गीले बालों से उसे कितनी जल्दी नज़ला हो जाता है। वैसे नज़ला तो घर जाते ही माँ की डांट से ही हो जाएगा। उसने छप्पड़ के नीचे खड़े खड़े ही साड़ी को कसकर सिर के चारों ओर लपेट लिया। थोड़ी देर तक वह आसमान को देखती रही, पर पानी के रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अब सचमुच ही वो डरने लगी। वो घर कैसे जाएगी। मिनी अचानक अपना नाम सुनकर वो चौंक पड़ी। घूमकर देखा तो पानी में सराबोर नरेंद्र खड़ा था। गीले बालों की लटें उसके चेहरे पर इधर उधर छितरा गई थी। अपार आश्चर्य से मिनी ने कहा, नरेंद्र तुम। उसे जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम क्या कलकत्ता नहीं गए। गया तो था, लेकिन 10 दिन की गाड़ी से ही वापस आ गया। दोपहर से ही तुम्हारी तरफ आने की सोच रहा था, पर बादलों का रुख देखकर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। शाम को सोचा कि निकल ही लिया जाए, पर बीच में ही बारिश शुरू हो गई। पहले उधर पेड़ों के नीचे सरंग ली, पर पेड़ों की घनी पत्तियां भी जब मुझे बचाने में हिम्मत हारने लगी तो किसी तरह भींगता भागता यहाँ आया। पर ऐसी बारिश में तुम।
मिनी जैसे अपने विस्मय पर काबू नहीं पा रही थी। नरेंद्र लौट क्यों आया? पर वह कुछ पूछती उसके पहले ही नरेंद्र ने उसकी झोली की ओर देखकर हंसते हुए कहा, ओहो, फूल चुराने आई थी क्या? चुराने क्यों आई? तोड़ने आई थी, तुनक्कर मिनी ने कहा। अच्छा, बिना पूछे किसी के बगीचे से फूल तोड़ना चोरी नहीं कहलाएगा? कौतुक भरे स्वर में नरेंद्र ने पूछा और थोड़ा पास सरक आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने मेहनत करके फूल तोड़े हैं, उसे चोरी कहोगे तुम? हंसता हुआ नरेंद्र एकदम मिनी के करीब आ गया और उसके आंचल में से एक मुट्ठी फूल लेकर बोला, अच्छा बताओ तो इसे तुम क्या कहोगी? मिनी ने खूब गुस्से से एक बार नरेंद्र को देखा और फिर झट से अपनी झोली पलट दी। लो, संभालो अपने बगीचे के फूल। फूल चारों ओर छितरा गए और अपमान से मिनी का चेहरा सुर्ख हो उठा। अरे रे रे, ये क्या किया? मजाक में कही हुई इतनी सी बात का बुरा मान गई। जल्दी जल्दी नरेंद्र ने जमीन से फूल उठाए और एक तरह से जबरदस्ती करते हुए उसके आंचल की झोली बनाकर उसमें फूल डाल दिया। पागल कहीं की। मिनी बिना हिले डुले जैसे की तैसे खड़ी रही। बारिश नहीं हो रही होती तो शायद वह तमक्कर घर लौट पड़ी होती। अरे, एक सप्ताह पहले तो तुम इतनी बड़ी और समझदार होकर व्यवहार कर रही थी और आज एकाएक क्या बचपना? फिर एक क्षण रुककर बोला, तुम क्या एक बार भी ये नहीं पूछोगी कि जाने के 6 दिन बाद ही मैं यूं अचानक लौट क्यों आया? और तब एकाएक मिनी जैसे अपने होश में लौट आई। सचमुच नरेंद्र लौट क्यों आया? जमींदार बाबू को तो कुछ नहीं हो गया? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नरेंद्र के चेहरे पर टिका दी, जिसमें यही प्रश्न झूल उठा। आगे बढ़कर नरेंद्र ने निसंकोच भाव से मिनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यहाँ इस तरह खड़ी कब तक रहोगी? आओ, उधर चलकर उस खाट पर बैठे। मिनी एक क्षण को भीतर ही भीतर थरथरा उठी। उसकी आंखों का प्रश्नवाचक भाव और भी गहरा गया। वो एकाएक नरेंद्र के इस आचरण को जैसे समझ नहीं पाई, न सहज भाव से ही ले पाई, पर विरोध करते भी नहीं बना। विरोध करना तो दूर, विरोध करने की हल्की सी इच्छा भी मन में नहीं जागी। बस यही लगा जैसे नरेंद्र का ये व्यवहार कहीं से भी तो अप्रत्याशित नहीं है, और नरेंद्र उसे वैसे ही पीट के घेरे घेरे खाट के समीप ले आया। खाट पर बैठकर इस बार मिनी ने बिना किसी संकोच के भरपूर नजरों से नरेंद्र को देखा, माने सामने बैठे इस व्यक्ति को एक बार फिर नए सिरे से वो जानना चाहती हूँ। फिर बहुत ही सधे हुए स्वर में पूछा, हाँ बताया नहीं, तुम जल्दी कैसे लौट आए? बाबा तो ठीक है ना? स्वर में ना आक्रोश था, न किसी तरह का आवेग उद्वेग ही। हाँ, वे तो ठीक है, बरसते हुए पानी की ओर देखते हुए नरेंद्र ने जवाब दिया। तुम भी ठीक ठाक लग रहे हो, तो फिर हुआ क्या? मिनी की आंखों में विस्मय और कौतूहल उभर आया। इस बार नरेंद्र ने अपनी नजरें मिनी की चेहरे पर गड़ा दी। लगा जैसे वो निर्णय नहीं कर पा रहा हो कि अपनी बात मिनी से कहे या नहीं, और कहे तो किस प्रकार कहे। सामने बैठे इस मिनी पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, अनुकूल या प्रतिकूल? क्या हुआ, बोलो ना? मिनी का विस्मय अब परेशानी में बदलने लगा। यूनिवर्सिटी खुलने पर नरेंद्र गया और एक सप्ताह में ही लौट आया। आखिर क्यों? इस बार जाने के बाद एक दिन के लिए भी मन नहीं लगा वहाँ। कलकत्ते में मन नहीं लगा? और वह फिर हंस पड़ी। तुम तो बच्चों जैसी बात करने लगे कि पढ़ने का और घर की याद आई तो भाग आए। ऐसा करोगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगी भला? मिनी का कौतुक लौट आया। घर की नहीं, पर हाँ, याद बहुत आई, इतनी कि एक दिन भी वहाँ मन नहीं लगा। 2 दिन बाद ही कलकत्ता से पुरी चला गया। बात काट कर बीच में ही मिनी बोली, तभी परसों ही मामा कह रहे थे कि नरेंद्र ने दवाइयाँ नहीं भेजी। ऊपर से बहुत सहज स्वाभाविक बने रहने के बाद भी मिनी को लग रहा था जैसे उसके कान सुर्ख होते जा रहे हैं, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। पर नरेंद्र ने उसके कानों की सुर्खी देखी, न ही उसके दिल की धड़कन। वह तो अपने ही रों में कहता गया, लेकिन वहाँ भी मन नहीं लगा। बराबर लगता रहा जैसे कोई है जो मुझे बराबर यहाँ घसीट रहा है। फिर बड़े ही कातर स्वर में पूछा, तुम्हें भी मेरी याद आती थी मिनी? उसके हाथ एक क्षण आगे बढ़े, पर फिर असमंजस में थरथरा कर रह गए। मिनी अवाक से उसका चेहरा देखती रही, फिर उसकी लंबी घनी पलकें नीचे को झुक गई, चेहरा सुर्ख हो गया। नरेंद्र मुग्ध सा उसे देखता रहा।
वर्षा कुछ थमी सी थी। एकदम हड़बड़ाती सी मिनी उठी और बोली, पानी थोड़ा सा रुका हुआ है, निकल जाती हूँ। फिर कहीं शुरू हो गया तो पता नहीं कब रुकेगा। नरेंद्र उसके पीछे पीछे चलता हुआ बोला, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने एक क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारी दी हुई किताबें ही तो पढ़ती रहती हूँ सारा दिन। सामने नाले में तो जैसे बाढ़ आई हुई थी। हरहराता हुआ पानी बड़े वेग से बह रहा था। मिनी का चेहरा भय से विवर्ण हो गया। हाय राम, अब घर कैसे जाऊंगी? सचमुच ये नाला तो पार करने जैसा रहा ही नहीं। माँ तो चिंता के मारे मरी जा रही होगी। आने के लिए मना भी किया था। अब क्या होगा? अब तो कोई पार करवाए तभी बात बन सकती है। तुम पार करवा सकते हो, करवा दो ना नरेंद्र। बड़ी असहाय सी मिनी बोली, स्वर में याचना जैसी झलकी पड़ रही थी। नरेंद्र मुस्कुराया। पास आकर उसने डरी हुई मिनी का हाथ पकड़ा और एक प्रकार से खींचता हुआ उसे नाले के किनारे किनारे ले चला। आओ, मौका मिला है तो एक बार तुम्हारा कर्णधार बनकर ही देख लूं। फिर एक क्षण रुककर बोला, उधर एक पेड़ गिर पड़ा था जिसे नाले पर पुल की तरह लगा दिया है, और देखते ही देखते वे दोनों पुल के सामने जा खड़े हुए। पुल था जरूर, पर उस पर भी पानी टखनों टखनों तक चढ़ा हुआ था और बहाव में तेजी और जोर था। मिनी ने एक बार पेड़ की ओर देखा और फिर नरेंद्र की ओर। असहायता, भय और बेबसी ने उसके चेहरे को एकदम कातर बना दिया था। कसकर मेरा हाथ पकड़ लो और खूब संभाल कर कदम रखो। नरेंद्र ने मिनी का हाथ पकड़ा और पेड़ पर बहुत साथ कर कदम बढ़ाया। उसका हाथ थामे थामे ही मिनी ने भी पैर रखा, पर पता नहीं डर या पानी के बहाव से उसका संतुलन बिगड़ गया। छिटक कर वह फिर किनारे पर जा खड़ी हुई। मुझसे नहीं चला जाता, पैर फिसलता है। एकदम रुआंसी होकर उसने कहा। इस बार न नरेंद्र ने जवाब दिया, न मिनी को कुछ सोचने समझने का मौका। झट से उसे गोदी में उठाया और बड़े साधव के साथ पुल पर पैर जमा दिया। बिना तनिक भी विरोध किए एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मिनी उसकी गोद में समा गई। पर जैसे ही उसकी नज़र नाले के बहाव की ओर गई, एक चीख भीतर ही भीतर घुट कर रह गई। उसने आंखें बंद कर ली और दोनों बाहें नरेंद्र की गले में डालकर चिपट गई। उसे मालूम नहीं कैसे नरेंद्र ने संभल संभल कर 10-12 कदम पार किए, और जैसे वह इस किनारे आए उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। पता नहीं डर से या अचानक उसने अपने अधरों पर किसी के अधरों का दबाव महसूस किया, और उसके साथ ही हवा में लटकते हुए उसके पैर जमीन पर आ टिके। वो सचमुच ही जमीन पर लौट आई। उसके होशो हवास लौट आए, और तब लज्जा, संकोच, पुलक, न जाने कितनी भावनाएं एक साथ उसे मतने लगी। पर न उसके आंख उठाते बन रहा था, न ही पैर। भीतर न जाने कितना कुछ हिलोरे ले रहा था, पर बाहर से सब कुछ जैसे जम गया। अब तो तुम्हारा कर्णधार बनने का अधिकार भी पा गया ना? उसके कंधे को हल्के से दबाते हुए नरेंद्र ने कहा। स्वर में विजय का उल्लास और कुछ अनोखा अद्भुत पा जाने की पुलक थी। मिनी ने एक उड़ती सी सलज्ज दृष्टि नरेंद्र पर डाली और पलक झपकते दौड़ पड़ी। एकाएक उसके पैरों में जैसे पंख लग गए। उसने हवा में तैरती हुई नरेंद्र की आवाज़ सुनी, कल शाम को यहीं मिलना, मैं घर नहीं आऊँगा। एक विचित्र सी मादकता उसके रोम रोम को पुलकित करने लगी। न तन बस में था न मन, पर घर के फाटक पर आते ही उसे लगा जैसे एक बोझिल सा सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ है। उसके पैर जहाँ के तहाँ ठिठक गए। माँ की खुशी और माँ का गम, उसकी हंसी और उनका गुस्सा जैसे घर के कण कण में समा जाता है। उसे वो खूब अच्छी तरह जानती। आंधी मेह में माँ ने बाहर निकलने के लिए कितना मना किया था, पर जल्दी ही लौट आने का आश्वासन देकर निकल पड़ी थी। और अब इतनी देर, पर वो डरी नहीं। एक दुष्ट सी मुस्कुराहट उसके होठों पर लौट गई। वह कर ही क्या सकती थी? ऐसी तेज बारिश में सही सलामत लौट आई, यही क्या कम बात है? माँ को तो नाराज होने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए, बस जैसे इसी की ताक में बैठी रहती है। उसने चेहरे पर लापरवाही की मुद्रा ओढ़ी, गीली साड़ी को अच्छी तरह शरीर के चारों ओर लपेटा और भीतर घुस गई। बाहर बरामदे में ही अखबार में सिर गड़ाए मनी बाबू बैठे थे। उस पर नज़र पड़ते ही पुलक कर बोली, आ गई बिटिया? अरे गिरी,
देखो मिनी आ गई तो सिर पर बिठाओ कहते हुए माँ झपट कर रसोई के बाहर निकली और सामने मिनी को जीता जाता देखकर बजाय आश्वस्त होने के गुस्से में भभक उठी। कमर पर दोनों हाथ रखकर वह कुछ इस मुद्रा में तनकर खड़ी हो गई, मनोज मामा भांजी दोनों को पछाड़ कर ही मानेगी। पलक मारते ही मामा मिनी की आंखों में आंखें और एक मौन वार्तालाप हो गया। मामा ने सिर फिर अखबार में गड़ा लिया और होठों पर आई मुस्कुराहट को भरसक दबाकर मिनी ने अपराधिनी की भांति नजरें झुका ली। कहानी में आज इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हाँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।